हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में, और सौरमंडल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख ग्रह हैं वो आपके 8 ग्रह प्रमुख हैं, और जिसमें से सबसे प्रमुख जो है वो है हमारी पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, इस पर ही जीवन पॉसिबल है। अभी तक जो भी हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है तो वो पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है। अब देखो, अगर पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है इसके बारे में स्टडी करें कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और किस तरीके से हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में सीखना होगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति या किसी भी व्यक्ति की स्थिति या किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है और आपके मोबाइल में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल इस समय कहाँ पर है। तो वो किसकी मदद से पता कर सकते हैं? वो हम अक्षांश और देशांतर की मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपके एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब। ग्लोब तो आप सभी ने देखा ही होगा, इसके बारे में बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ग्लोब में होता क्या है। ग्लोब में सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो ग्लोब होता है वो हमारी पृथ्वी का छोटा रूप होता है, सूक्ष्म रूप अगर हम बोल सकते हैं इसको, हमारी पृथ्वी का। ठीक है, अब देखो ग्लोब जो होता है, ग्लोब अब यहाँ पर हम देखें कि ग्लोब के अंदर से एक सुई की तरह निकली हुई आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से सुई की तरह एक चीज़ बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की अक्ष कहते हैं, जो एक तरीके से झुकी हुई होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती है, ये झुकी हुई होती है। मैं बताऊंगा कि कितनी डिग्री पर ये झुकी हुई होती है। ठीक है, तो देखो अब जो ग्लोब के बारे में बात करें तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। ये बेसिकली जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी होती हैं, जैसे आपकी जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग का डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके का ग्लोब, बड़ा ग्लोब यूज़ करते हैं, और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसके अलावा होते हैं पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, और एक होते हैं गुब्बारे जैसे ग्लोब, जो कि हमारी ऑफिस में रखा होता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा देखो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, हम एक पैमाना ले लेते हैं, पैमाने को लेकर के उसी के अकॉर्डिंग एरिया को हम डिफाइन करते हैं। किस पे? ग्लोब पर। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्थान पर किसी की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो उसको बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, किसका हम यूज करेंगे? अक्षांश और देशांतर का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। देखो ये यहाँ पे मैं आपको इसको मिटा के दिखा दे रहा हूँ। देखो ये आपको सुई की तरह यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये सुई निकल रही है ना सुई की तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अक्ष कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो देखो यहाँ से सुई गुजर रही है तो ये उत्तर की तरफ है, तो उसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और इसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पृथ्वी की गति क्या होती है बताओ? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। देखो जितनी भी अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हम हमारी कल्पनाएं होंगी। जितनी भी रेखाएं, अक्षांश और देशांतर जैसी रेखाएं पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हमने पृथ्वी को अपने अध्ययन करने की दृष्टि से हमने क्या किया, वहां पर अपने अकॉर्डिंग एक काल्पनिक रेखाएं मान ली, जिससे कि हमारा पृथ्वी का अध्ययन करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड पे। बोर्ड पे मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ होती क्या है। तो अब यहाँ पर देखो, ये है आपकी
अक्षांश और देशांतर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि ये आपकी पृथ्वी है, यह आप पृथ्वी मान लो इस तरीके से, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में हमने पृथ्वी को बांटा। तो पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं उसको? हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटे, कैसे बांटे? हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली जो दो बराबर भागों में बांटे उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसका और भी नाम होते हैं, या इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको हम कहते हैं, या इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो गए, भूमध्य रेखा कह लीजिए, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह लीजिए, या विषुवत रेखा कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं इसको 0 डिग्री। हमने एक काल्पनिक रेखा मानी है, ऐसी कोई भी रेखा एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारी ये कल्पना है कि हमने ये मान लिया कि ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो, अब यहाँ पे दो बराबर भागों में बांटा, ये पूरा गोला था, अब ये दो आधे आधे गोले बन गए। तो जो ऊपर का जो आधा गोला होगा उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हम इसे कह देंगे। और जो नीचे वाला जो गोला होगा उसको हम कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हम इसको कह देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला आधा गोला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो आधा गोला होता है उसको हम कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो एक बिंदु होता है, इस बिंदु को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम कह देते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कह देते हैं? उत्तरी ध्रुव कह देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे टॉप वाला बिंदु होगा उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपरी जो बिंदु होगा उसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हाथ के हाथ में एक चीज और बता देता हूँ। देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, जो पूरा गोला होता है, पूरा जो सर्किल होता है, पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, मतलब एक सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप मुझे बताओ कि आधे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और नीचे वाले आधे सर्किल में कितने का बनेगा? इसमें भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ इसके, फिर मैं इस आधे वाले के और आधा कर दूं इसको, तो मुझे बताओ कि इसमें कितना बनेगा? इसमें कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90। इसमें भी कितना बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। समझ में आया नहीं आया? मैंने पहले इसको आधा किया तो ये था 360 डिग्री का, तो आधे में बनेगा 180 डिग्री, आधे में बनेगा फिर 180 डिग्री। इसका फिर मैंने और आधा कर दिया तो इसमें बनेगा आपका 90 और इसमें भी आपका बनेगा 90। तो अब देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अब देखो मैं यहाँ रेखा खींच रहा हूँ, इसको मान लो 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा में, अब ये अक्षांश रेखा क्या होंगी? अब जितनी भी रेखा खींची जाएंगी वो, देखो अक्षांश रेखा खींची कैसे जाती है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्षांश रेखा खींचते कैसे हैं। अक्षांश रेखा खींचने के लिए हम ये मान लीजिए, ये पृथ्वी का केंद्र मान लिया हमने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एंगल बनाते हैं। हमने ये एंगल बनाया 1 डिग्री का। ठीक है, ये बना लिया 1 डिग्री का एंगल। ऐसे यहाँ पे हमने एंगल बना लिया 2 डिग्री का। यहाँ बना लिया हमने एंगल 3 डिग्री का। यहाँ हमने बना लिया एंगल 4 डिग्री का। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे तो इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन जो एंगल अब बनेंगे ना, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऊपर जाते जाते जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 90 डिग्री। वो आपको क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि जो ऐसा वाला एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये देखो ऐसे वाले जो एंगल है 90 का बनेगा। मतलब ये है कि रेखाएं कितनी हो जाएंगी। अगर रेखा को हम देखें, रेखा खींची कैसे जाएंगी? अब जैसे ये 1 डिग्री का हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 डिग्री से इसके समांतर 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर एक रेखा खींच देंगे। हमने रेखा खींच दी, 1 डिग्री रेखा हो गई, 2 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, 3 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, ऐसे 4 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई।
ऐसी 5 डिग्री हो जाएगी, 6 डिग्री हो जाएगी, ऐसे ही जाकर के ऊपर तक जब हम पहुंचेंगे तो ये वाला जो बिंदु मिलेगा ये मिलेगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा का। ठीक है, और ऐसे ही रेखा नीचे खींचेंगी। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पे होगी 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, 4 डिग्री अक्षांश रेखा, 5 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे ही अगर हम खींचते जाएंगे तो 90 रेखाएं हमें इस वाले मिलेंगी, और 90 रेखाएं खींचेंगी हमारे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींचेंगी, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींचेंगी, और टोटल जो रेखाएं हो जाएंगी 90 प्लस 90। और इसके अलावा एक रेखा और बची है जो आपकी बीच वाली रेखा है। देखो 90 रेखाएं तो इसके ऊपर खींच गई, इस वाली रेखा के ऊपर, और 90 रेखाएं इस वाली रेखा के नीचे खींच गई, और एक रेखा होगा ये खुद यही वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 90 प्लस 90 प्लस 1, ठीक है, तो कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 181 रेखाएं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है, यह आपको ध्यान रखना है कितनी होती है? 181 होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 181 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 180 लगाते हैं, लेकिन ये आपका गलत है। आपसे अगर ये पूछ ले वो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर, क्योंकि अगर हम देखें, अगर उत्तरी ध्रुव को एक बिंदु मान ले, उत्तरी ध्रुव को हम बिंदु मान ले, क्योंकि जो 90 डिग्री रेखा होती है ना वो एक बिंदु के रूप में होती है, उसको हम रेखा नहीं कह सकते, क्योंकि 90 डिग्री वाली जो रेखा होगी वो बिंदु के रूप में होगी। ऐसे ही यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री वाली रेखा जो होगी वो एक बिंदु के रूप में होगी। ठीक है, अब जो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, ठीक है, समझ जाना, अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होगी वो 179 होगी। अगर आपसे सिंपल ये पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो आप 181 लगाओगे। अगर आपसे ये पूछे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर, क्योंकि ये बिंदु के रूप में होते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, वो 179 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं छोटा सा पॉइंट आपको और बता देता हूं कि और क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए, समझिए कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वास्तव में एक रेखा ना होकर के वृत्त के रूप में होती हैं। ठीक है, वो रेखा ना होकर के वृत्त के रूप में होती हैं, लेकिन आप जब सामने से देखोगे इनको, अगर आप जब सामने से देख रहे हो तो आपको ये एक रेखा के रूप में दिख रही होंगे, लेकिन वास्तव में है क्या? एक वृत्त है। जैसे पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है मेरे पास में, तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेखा है, ये वाली, ये जो रेखा बीच में जा रही है, ये मान लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये वाली, तो मैं यहाँ पे ये रेखा मान लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ये सामने से तो आपको रेखा दिख रही है, लेकिन वास्तव में है क्या? ये वृत्त है। देखो वास्तव में क्या है, ये एक वृत्त के रूप में है वृत्त के रूप में, देखो, लेकिन सामने से आपको ये रेखा के रूप में केवल दिख रही है, सामने से आपको एक रेखा दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये एक वृत्त है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं होती हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये वृत्त के रूप में होती हैं। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनको रेखाएं कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सामने से ये हमें क्या दिखती हैं? रेखा के रूप में दिखती हैं। तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, या हम इसको भूमध्य रेखा, या हम इसको विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं। इस रेखा को हम विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर आप देखो कि अक्षांश रेखाओं के बीच में कुछ दूरी होती है। देखो यहाँ दिख रही है डिस्टेंस यहाँ पे। तो अब दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, वो ध्यान रखना आप, वो आपकी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आप अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ोगे, ध्रुव कौन से हैं? देखो ध्रुव आपके ये रहे, ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है, इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक,
ये मैं आपको अभी बता भी चुका था। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब आप भूमध्य रेखा से जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ोगे, या तो आप ऊपर की तरफ बढ़ो या आप नीचे की तरफ बढ़ो। तो जब आप ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कम होती जा रही है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है, फिर ऊपर गए तो ये छोटी हो गई, फिर ऊपर बढ़े तो ये और छोटी हो गई, फिर ऊपर बढ़े तो ये और छोटी हो गई। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ जाओगे, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाओगे तो ये रेखा थोड़ी बड़ी है, फिर बढ़े थोड़ी और छोटी हो गई, फिर थोड़ी और छोटी हो गई, इस तरीके से छोटी होती हुई चली जाती है, एक बिंदु के रूप में आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो अगर आप भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो वहां पर क्या होगी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे आप एक बात और समझ लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपकी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर है? अब मैंने बताया था इसको ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से आप ऊपर की तरफ आगे बढ़ोगे तो एक रेखा जो होगी वो 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पर एक रेखा आपको मिलेगी जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपकी 23.5 डिग्री नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में एक रेखा आपकी होगी जिसको हम कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे इसको हम? मकर रेखा हम कहेंगे। ठीक है, मकर रेखा कहेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पे जो रेखा पाई जाती है वो आपकी होती है कर्क रेखा, और दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पे जो रेखा पाई जाती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये जो हमारा 0 डिग्री से ऊपर की तरफ होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, 0 डिग्री से नीचे की तरफ होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक और 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर एक रेखा और पाई जाती है, इसको हम वृत्त कह देते हैं, जो जिसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में 66.5 डिग्री पर एक वृत्त होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अंटार्कटिक वृत्त। अब देखो यहाँ पर आपको सवाल कैसे पूछ सकता है आपसे, सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ 23.5 डिग्री नॉर्थ ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री जहां पर नॉर्थ आ गया तो वहां आंख बंद करके लगा देना कि ऐसी रेखा जो 23.5 डिग्री पर हो और उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ मतलब उत्तर में, उत्तरी ध्रुव में हो, तो कौन सी होगी? कर्क रेखा। आपसे पूछ ले कि 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, साउथ ये कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा या मकर रेखा? तो आप कहोगे सर ये मकर रेखा होगी। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ पाई जा रही है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रख लो। ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारी कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जो दिन और रात पर। ठीक है, अगर सूर्य हमारी पृथ्वी पर लंबवत चमकता है, सॉरी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तब क्या होता है, और जब तिरछा चमकता है तब क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बातें
करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, भूमध्य रेखा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा के बारे में हम बता ही चुके हैं कि भूमध्य रेखा जो होती है, पहली बात 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा। इसके बाद भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ती हैं। वर्ष भर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। किस पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जैसे यहां पर ये मान लो कि ये हमारी हो गई, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा मान लो सन है। तो सन की जो किरणें होंगी वो भूमध्य रेखा पर साल भर कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो तो भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात की अवधि होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन व रात की जो अवधि होती है वो हमेशा कैसी रहती है, बराबर रहती है। अवधि कैसी रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें जब वर्ष भर पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगी, गर्मी पड़ेगी। शीत ऋतु तो वहां पर आ ही नहीं पाएगी। शीत ऋतु क्यों आती है, क्योंकि हमारे जो, जैसे हम मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो अगर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो यहाँ पे सर्दी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, प्रॉपर किरणें सूर्य की आ नहीं पा रही है, इसलिए यहाँ पे सर्दी हो जाती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर मैंने क्या बताया, भूमध्य रेखा पर जब आपकी किरणें हमेशा से बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं तो वहां पर क्या होगी, तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, हमेशा गर्मी रहेगी। ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि जो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो आपका न्यूनतम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होगा, लेकिन ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, सर्वाधिक होता है या बढ़ता जाता है। ठीक है, ध्रुवों पर ये सर्वाधिक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे लास्ट में बचा है कि भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा आपके एशिया महाद्वीप, ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप व दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। ये चीज ध्यान रखना है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका से होकर के गुजरती है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है, देखो कर्क रेखा जो होगी आपकी, ये तो होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री से जो रेखा होकर गुजर की जाती है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा पर सूर्य साल भर लंबवत तो नहीं चमकता है। ठीक है, कभी कभी इस पे लंबवत चमकता है और कभी इस पर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं हमारे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दिन व रात की जो अवधि होती है वो चेंज होती रहती है। कभी दिन बड़े होते हैं, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा रातें बड़ी होती हैं और हमारे दिन छोटे होते हैं। गर्मियों में यहाँ पर दिन क्या होंगे, बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेन चीज ये है कि किन किन द्वीपों से गुजरती है। ये एशिया, इसके अलावा अफ्रीका, और इसके अलावा ऊपर की तरफ जो पड़ता है वो उत्तरी अमेरिका से होके गुजरती है वो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और इसके अलावा ये जो भारत में माही नदी भारत में पड़ती है
माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहीं पे बात कर लेते हैं मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा का अक्षांश कितना होता है? 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 23.5 डिग्री अक्षांश होगा। नॉर्थ होगा साउथ होगा? तो बताओ, साउथ होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 3 महाद्वीप हैं, इनसे होकर के गुजरती है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त में आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.5 डिग्री पे होता है। कहाँ पर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। और अंटार्कटिक जो वृत्त होगा वो 66.5 डिग्री पर साउथ की तरफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंटार्कटिक जो वृत्त होता है इसमें एक पॉइंट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अंटार्कटिक वृत्त यहाँ पे जो रेखा होकर देखो, यहाँ पे ये होगा 66.5 डिग्री साउथ पर जो होगा वो अंटार्कटिक वृत्त होगा। अंटार्कटिक वृत्त होगा। और अंटार्कटिक वृत्त नीचे की तरफ होने के कारण ये जो होता है हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत पड़ ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ सकती, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो भाग होता है ना वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका को जो हम सफेद महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पृथ्वी के कटिबंधों के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के कटिबंधों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में, मैंने अभी आपको बताया था कि जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उन्हें, उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ठीक है, बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ताप कटिबंध होते हैं। ताप कटिबंध का मतलब ये होता है कि दो अक्षांशों के बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र होता है कि वहाँ पे कहीं पे तो गर्मी होती है और कहीं पर ठंड होती है। मतलब कहीं पे मौसम गर्म होता है, वहाँ का तापमान ज़्यादा पाया जाता है, और कहीं का तापमान कम पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है, जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब ही होता है गर्म। ठीक है, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र, दो कर्क रेखाओं या सॉरी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तापमान सबसे अधिक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। ये देखो ये वाला डायग्राम है ना, यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियर यहाँ से करूँगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री तक जाओ आप। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे की तरफ आप 23.5 डिग्री तक जाओ। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, देखो ये जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर क्या होगा? सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। इस क्षेत्र में ऊष्मा जो होती है, सूर्य की ऊष्मा सबसे अधिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस पर यहाँ पे सूर्य क्या है, वर्ष भर तो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता रहता है, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं उस पर। तो यहाँ पर क्या रहती है, इसके आसपास का जो क्षेत्र रहता है 23.5 डिग्री तक उत्तर तक और 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ये जो क्षेत्र रहेगा यहाँ पर गर्मी सर्वाधिक होती है, तापमान सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। समझ में आ गया? अब उष्ण कटिबंध से प्रश्न कैसे बन सकता है कि बताइए कि उष्ण कटिबंध का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आप बताओगे 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप देखो यहाँ पर अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा ऊपर। ऊपर हम बढ़े, हम 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़े।
तो देखो यहाँ से हम 23.5 डिग्री यहाँ तक पहुँच गए थे, अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 23.5 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ने पर 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक उत्तर की तरफ बढ़ने पर, और ऐसे ही देखो 23.5 डिग्री से दक्षिण की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, सॉरी ये तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, एक मिनट इसको मैं बिठा देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया में होता क्या है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ पाती, तिरछी ही पड़ती हैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी कम यहाँ पे तापमान पाया जाता है, इस एरिया में थोड़ा सा तापमान जो है कम पाया जाता है। तो तापमान कम पाए जाने की वजह से थोड़ी सी यहाँ गर्मी होती है, थोड़ी सी सर्दी होती है। तो सर्दी को हम कहते हैं शीत, गर्मी को कहते हैं उष्ण, शीत प्लस उष्ण से बना शीतोष्ण। तो यहाँ पर जो ये जो एरिया होता है 23.5 डिग्री से लेकर के उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री उत्तर तक का जो एरिया है, उसे हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि ये 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नीचे की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण तक का जो एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी पड़ती है, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान जो होता है उष्ण कटिबंध से थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ बढ़ें, ऊपर की तरफ मतलब देखो यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे देखो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक जो बढ़ोगे, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, मैं एक मिनट वो ले लेता हूँ, इसको पहले मिटाओ। देखो यहाँ से इससे समझाता हूँ, ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया है आपका, ये कहलाता है आपका उत्तरी शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तो सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती है, और पहुँचती भी तो बहुत तिरछी होती है। तो यहाँ पर जो ये जो एरिया होता है, ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सर्दियाँ पड़ती हैं। ऐसे नीचे की तरफ आओगे, 66.5 डिग्री से नीचे की तरफ जाओगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा, यहाँ पे हमेशा क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपका हमेशा पड़ेगा सर्दी, इसीलिए इसको हम कहते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ें कटिबंध आपको क्लियर होगा। कटिबंध 3 होते हैं, कौन कौन से, उष्ण कटिबंध, फिर होता है शीतोष्ण कटिबंध, फिर आपका होता है शीत कटिबंध। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे देशांतर क्या है। देशांतर के बारे में हम इस चैप्टर में अब हम समझेंगे कि देशांतर होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, और पृथ्वी को अक्षांश रेखा क्या करती है, क्षैतिज रूप से काटती है, लेटिव रेखा होती है अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, जो सीधी रेखा होती है, खड़ी हुई जो सीधी रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा एक्चुअली में होती क्या है, देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। अर्धवृत्त अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको लेकर के चलता हूँ मैं बोर्ड की तरफ। ठीक है, बोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे देशांतर के बारे में, देशांतर क्या होता है। ठीक है, देशांतर के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो देशांतर है, ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी हो गई है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, और यहाँ पर आपको ये पता है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। उसकी जो अक्ष जाती है ना, अक्ष, वो इस तरीके से जाती है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये इसकी अक्ष हो गई। और जो पृथ्वी होती है वो इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमेगी। ठीक है, इसकी ये हमारी क्या हो गई, अक्ष हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये तो जो हमारी रेखा होती है, ये एक्चुअल में जो हमारी देशांतर रेखा होती है ना, वो इस तरीके से होती है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्योंकि झुकी हुई है, तो ये वाला जो ध्रुव होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा। यहां से जो रेखा खींची जाती है, ये जो रेखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींच दो, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक्चुअल में जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी वृत्त होती हैं, सॉरी अर्धवृत्त होती हैं। आपकी जो होती हैं वो अर्धवृत्त होती हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं,
ये मान लीजिए कि ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। तो यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर आपका, आप इस तरीके से पृथ्वी को रखो, क्योंकि ये आपकी अक्ष हो गई, ये आपकी क्या कहलाएगी, अक्ष हो गई। इसमें से कोई आप छेद करके यहाँ से निकाल दोगे तो अक्ष इस तरीके से बनेगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पृथ्वी को रखो, इस गेंद को मैंने रखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बिंदु होगा ऊपर की तरफ, ये आपका कहलाएगा उत्तरी ध्रुव, और एक बिंदु होगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये आपका कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो आप उत्तरी ध्रुव से यहां से ऐसे करके रेखा लेके आओगे, ऐसे करके रेखा लेके आओगे, यहाँ पे मिला दोगे आकर के, ठीक है। देखो इस पे थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है, यहाँ से ले लेते हैं हम। देखो ये मान लो आप उत्तरी ध्रुव और ये मान लो आप दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ से एक रेखा लेकर के आओगे, इस तरीके से रेखा लेकर के आए ऐसे, तो ये यहाँ से लेके आए यहाँ तक, तो ये कहलाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। फिर एक रेखा और लेकर गए ऐसे करके, देखो इस तरीके से आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को ही मिलाना है। तो एक रेखा हमने उत्तरी ध्रुव से और खींची, कहाँ तक खींची, दक्षिण ध्रुव तक खींची, तो ये हो गई आपकी 1 डिग्री देशांतर रेखा। ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये आपकी हो गई 1 डिग्री देशांतर रेखा। इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, इस तरीके से करेंगे, हम यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 2 डिग्री देशांतर रेखा। इस तरीके से हम इधर बढ़ेंगे तो आपकी ये हो जाएगी 3 डिग्री देशांतर रेखा। तो ऐसे ही हम खींचते हुए चले जाएंगे, और पूरा जो हमारा सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो है 360 रेखाएं खींचेंगी, 360 रेखाएं इसमें टोटल खींचेंगी। तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये जो होती है हमारी अर्धवृत्त होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से खींच करके यहाँ तक लेके आ रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं और यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे अर्धवृत्त के रूप में होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जब ये अक्ष इसकी बनाई, इसकी जो अक्ष जब बनाई, तो इसने क्या किया, इस पृथ्वी को फिर से 2 बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग तो ये वाला हो गया और एक भाग इस रेखा के इधर वाला हो गया। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग होता है, मैं इसको ब्लू से कर दे रहा हूं, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो भाग होगा इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये पूरब की तरफ है तो पूर्वी देशांतर, क्या कहेंगे इसको, पूर्वी देशांतर। इधर वाला भाग है, इसको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इधर वाला भाग कहलाता है पूर्वी देशांतर, इधर वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि मेरा बस काम यहाँ पे इतना ही था कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मुझे समझाना कुछ और है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पर समझना आपको देखो, अब हम क्या करेंगे, पश्चिमी देशांतर। अब हमारा इसको 2 भागों में आपने बांट लिया, आपने इसको 2 भागों में बांट लिया, मतलब आपने बॉल आधी आधी कर दी, आधी बॉल कर दी, तो आधी बॉल इधर चली जाएगी, आधी बॉल तो इस तरीके से मान लो आपने इसको आधा आधा कर दिया, आधी बॉल इधर हो गई और आधी बॉल इधर हो गई, ठीक है। किससे? इस रेखा के द्वारा। अब देखो इस बॉल पे कितने डिग्री का, क्योंकि ये पूरी बॉल जो होगी, पूरी पृथ्वी जो होगी वो हमारी 360 डिग्री की होती है। हमने पृथ्वी को आधा आधा कर दिया, तो ये हो गई हमारी 180 डिग्री की, ये हो गई 180 डिग्री की, ये हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो इस तरीके से हम देखो, हमने यहाँ पे ये खींच दी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ पे हम खींचेंगे, ये आपकी हो जाएगी 1 डिग्री देशांतर रेखा, ये यहाँ पर हो जाएगी 2 डिग्री देशांतर रेखा, ये यहाँ पर हो जाएगी 3 डिग्री देशांतर रेखा, ऐसे ये खींचोगे 4 डिग्री देशांतर रेखा, ऐसे 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, तो कुल मिलाकर के इस वाले भाग में हमारी खिंच जाएंगी 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं खिंच जाएंगी, 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं इसमें खिंच जाएंगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि ये आधा भाग जो है, पूरा भाग था हमारा 360 डिग्री का, आधा आधा कर लिया तो 180 है, 180 है। अब हम इस भाग में खींचेंगे, तो इस भाग में खींचेगी 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा, 4 डिग्री देशांतर रेखा, 5 डिग्री देशांतर रेखा, 6 डिग्री। इसी तरीके से हम जो है कहाँ तक पहुंचेंगे, 180 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो 180 डिग्री तक रेखा इसमें खिंच जाएंगी
180 डिग्री तक रेखाएं इसमें खिंच जाएंगी। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। तो यहां पर से एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि कुल देशांतर रेखाएं जो होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो बेटा 360 कितनी होती है? 360 होती है संख्या। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होंगी वो होगी आपकी 181। अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को छोड़ दें तो आपकी रेखाओं की संख्या बनेगी 179। मैं ये आपको बता चुका हूं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां पर देखो एक पॉइंट यहां पे और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अब आप मुझे बताओ कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा खींचोगे, जब आप 180 डिग्री देशांतर रेखा जब आप खींचोगे, जैसे मान लो आप 1 डिग्री खींचते हुए गए, 2 डिग्री खींचते हुए गए, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो आपकी जो 180 डिग्री आएगी वो पीछे की तरफ आएगी। जैसे मानो देखो ये आपकी बॉल थी, तो आपने मान लो यहां से आपने इस बॉल को यहां से आधा किया, तो आप यहां से आधा करोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री आपने ये खींच दी, 3 डिग्री खींच दी, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो जो 180 डिग्री खींचेगी तो जो 0 डिग्री है इसके जस्ट अपोजिट में आपकी आएगी 180 डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट में आपकी 180 डिग्री आएगी। जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में कितनी आएगी? 180 डिग्री आएगी। ऐसे ही ये तो आपकी हो गई कौन से उसकी बात? पश्चिमी देशांतर की बात। ऐसे ही अगर आप इस तरफ बढ़ोगे, इस तरफ बढ़ोगे, तो इस तरफ भी आप इस वाले जो है आपके पूर्वी देशांतर में भी आप 180 डिग्री खींचोगे, तो 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगी आपको, और 180 डिग्री आपको पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगी। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मतलब 180 डिग्री तो एक तो इसमें आएगी और एक 180 डिग्री आपको इधर मिलेगी। तो जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, यह पूर्वी देशांतर रेखा और यह पश्चिमी देशांतर रेखा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को जब आप मिला दोगे तो ये एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी। मतलब यह है कि ये 180 डिग्री ये हो गई मान लो पूर्वी देशांतर रेखा, इधर से खींचते हुए आप ले गए, और इधर से खींचते हुए जब ले जाओगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होगी, मतलब एक में ही मिल जाएगी। तो जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही होती हैं, दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, दोनों क्या होती हैं? एक ही होती है। चाहे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर ले लो और चाहे 180 डिग्री आप पश्चिमी देशांतर ले लो, दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपकी एक ही होंगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर देखो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको हम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कहा जाता है। जो आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। हमने यहां तक इतनी बातें कर ली, हम 180 डिग्री पे पहुंच गए, लेकिन अभी तक मैंने आपको 0 डिग्री देशांतर के बारे में नहीं बताया। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा ये जा रही है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसको हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हमारी एक तो ये हो गई प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा, एक तो ये नाम ये हो गया। दूसरा नाम होता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच वेधशाला, एक लेबोरेटरी है, ग्रीनविच वेधशाला है, यहाँ वहां पर लेबोरेटरी है, उससे होकर ये गुजरती है, तो इसीलिए हम इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रधान यामयोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, या हम इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी हम इसको कहते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर के इतने नाम हो गए। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही होती है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक है, इसके अलावा 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो अन्य नाम है वो आपके हैं प्रधान यामोत्तर रेखा,
ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज और जानना है इसके बारे में कि जो हमारी, मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 111 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लेकिन हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होगी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब ये जो दूरी होगी, ये आपकी होगी 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, जो हमारा कभी कभी जीएमटी लिख के आता है, जीएमटी का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या मतलब होता है इसका, ग्रीनविच मीन टाइम। और भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब ये आगे और पीछे का लॉजिक क्या होता है, आगे और पीछे का क्या लॉजिक है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं, आपको क्लियर करूंगा सारा कि कब समय आगे बढ़ेगा, कब समय आपका पीछे पड़ेगा। ठीक है, ये बात हम क्लियर करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। हम बात कर लेते हैं कि देशांतर रेखाओं से हम समय का निर्धारण कैसे करेंगे, किस देश का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे रहता है और किस देश का समय ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे रहता है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी तक हमारा देशांतर चल रहा था तो देशांतर के बारे में ही बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखना है, मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखा, मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई बराबर रहती है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से किस तरफ की होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की को आकर मिलती हैं। उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर आकर सभी रेखाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी। जैसे आपने संतरे पर देखा होगा, संतरे पर, या आप कह सकते हो आपने प्याज की छिलके में देखा होगा कि उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिण ध्रुव आकर के दक्षिण ध्रुव तक मिल जाती है। संतरे पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनकी जो लंबाई होगी सभी की सेम होगी। तो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है, समान लंबाई की होती है देशांतर रेखाएं। दूरी मैंने बताई थी 111.32 किलोमीटर होती है। अब हम बात कर लें कि समय में डिफरेंस क्यों आ जाता है, समय में डिफरेंस क्यों आ जाता है। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि पृथ्वी जो है हमारी 24 घंटे में, पृथ्वी हमारी 24 घंटे में कितना घूमती है बताओ। 24 घंटे में आपकी पृथ्वी घूमती है, वो घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, एक चक्कर पूरा कर लेती है 24 घंटे में। तो एक चक्कर में कितना घूमेगी, क्योंकि वृत्त है तो इसीलिए कितना घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। हम वृत्त मान के सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर अब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो मुझे बताओ कि एक घंटे में कितना घूमेगी। एक घंटे में घूमेगी 360/24, यानी एक घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। तो जो पृथ्वी है एक घंटे में कितना घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। मतलब 15 डिग्री जो घूमती है वो घूमती है आपके एक घंटे मतलब 60 मिनट में। 15 डिग्री घूमती है एक घंटे मतलब 60 मिनट में। तो एक डिग्री कितने में घूमेगी, 60/15 मतलब 4 मिनट में। बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। इसी से आपका लॉजिक सारा निकलेगा। मैं चुटकी में सवाल आपके करवाऊंगा। 1 डिग्री पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है, 4 मिनट में घूमती है। 1 डिग्री पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है, 4 मिनट में घूमती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बताएंगे कि समय कैसे चेंज होता है। ठीक, समय कैसे चेंज होता है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये पृथ्वी बना ली, यहाँ पर ये पृथ्वी बना ली हमने, मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए कि ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा मान ली। ये आपकी हो गई
1 डिग्री में ज़्यादा रेखाएं नहीं बनाऊंगा। ये हो गई 2 डिग्री और ये हो गई 3 डिग्री, इतनी मतलब काफ़ी है, आपको समझना है ना, बस इतना मैं बना रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, और एक रेखा ये हो गई। ठीक है, ये वाली रेखा जो है, ये ब्लू वाली रेखा बीच में आ रही है 0 डिग्री की, बाकी ये आपकी मान लो फॉर एग्जांपल 1 डिग्री मान लो, इसे 2 डिग्री मान लो, इसे 3 डिग्री मान लो। ठीक है, ये हो गई आपकी पूर्वी देशांतर की बात, पूर्वी गोलार्ध की बात। अगर हम पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, इस रेखा ने इसको 2 भागों में बांटा, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, इसकी तरफ दक्षिणी सॉरी पश्चिमी गोलार्ध। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपकी 3 डिग्री। कौन सी रेखा हो गई? पश्चिमी देशांतर रेखा। इनका नाम होता है, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर आप समझो, इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो, आप मान लो कि ये आपकी हो गई ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहेंगे। यहां पर मान लीजिए कि दिन दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, दोपहर के 12 मतलब 12 PM हो रहा है। तो मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, कहां पर खड़े हो? 1 डिग्री देशांतर रेखा पे खड़े हो। आप 1 डिग्री देशांतर रेखा पे खड़े हो, तो आप बताओ यहां पर कितना बज रहा होगा, यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, पृथ्वी हमारी कहां से किस तरफ घूमती है? पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है या पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है? बताओ। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये इससे इधर की तरफ घूमेगी, इससे इधर की तरफ घूमेगी। तो एक चीज ध्यान रखना, जो आपका पूर्व का समय होगा, वो पूर्व का समय होगा, वो हमेशा आगे रहेगा। पूर्वी देशांतर का समय जो रहेगा, पूर्वी देशांतर का समय आगे रहेगा, पश्चिमी देशांतर का समय पीछे रहेगा। ठीक है, किससे? ग्रीनविच मीन रेखा से। ये ग्रीनविच मीन रेखा है। ठीक, ग्रीनविच मीन लाइन ये हो गई। इधर की तरफ जाओगे तो समय आगे रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसीलिए। और पश्चिमी देशांतर का जो समय रहेगा, इसका जो समय रहेगा, वो हमेशा पीछे रहेगा। अब आप देखो, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ 12 बज रहे हैं, तो आपको पता है कि पूर्वी देशांतर का समय आगे रहता है, और पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में? 4 मिनट में। 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। तो यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा? यहाँ पे समय हो रहा होगा 12:04। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका 12:04 क्यों हो रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर है। 1 डिग्री देशांतर में पृथ्वी कितनी घूमती है? 4 मिनट घूम जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो समय होगा 12:04 हो रहा होगा। अगर मान लीजिए कि ये देशांतर 3 डिग्री ना होकर के ये देशांतर होता 15 डिग्री, कितना होता? 15 डिग्री होता, तो यहाँ पर समय कितना होता? तो आप मुझे बताओ, पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही है 4 मिनट में, ठीक है, 15 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, मतलब 1 रुपए के 4 पेन आते हैं। 15 रुपए कितने पेन आएंगे? 15 रुपए के पेन आएंगे 60 पेन। 15 रुपए के 60 पेन आएंगे। ठीक है, मतलब कितना घूमेगी? 60 मिनट घूमेगी। 15 डिग्री में 60 मिनट में कितना घूम जाएगी? 15 डिग्री घूम जाएगी। तो यहाँ पर देखो 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब 60 मिनट आगे होगी ना, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पर आपका 1 बज रहा होगा। यहाँ कितना बज रहा होगा? यहाँ पर आपका 1 बज रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये 15 डिग्री इससे आगे है, और 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी लेती है 60 मिनट का समय, मतलब 1 घंटे का समय लेती है। इसीलिए यहाँ का जो समय होगा वो आपका यहाँ पर 1 बज रहा होगा। अगर यही मान लीजिए यहाँ पे जो समय होता, यहाँ पे मान लो ये देशांतर होता 30 डिग्री, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना समय होता? 30 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में समय लेती है 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में समय लेगी 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब बेटा होता है 2 घंटे। ठीक है, यहाँ 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ कितने बजेंगे? 2 बजेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये बताओ। ठीक है, क्लियर हो गई? अब आप देखो, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने पूर्वी देशांतर की बात कर ली, क्योंकि इसका समय हमेशा आगे रहता है। इसका समय हमेशा आगे रहता है, इसीलिए हमारे भारत जो पड़ता है, हमारा भारत पड़ता है पूर्वी देशांतर में, इसीलिए हमारे भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे रहता है। कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 5.5 घंटे ही आगे क्यों रहता है।
ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 5.5 डिग्री भारत हमारा आगे ही क्यों रहता है, इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होता। देखिए, जो हमारा पृथ्वी का सॉरी हमारे भारत का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार है, इसके बारे में आपको समझना होगा। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं, फिलहाल आप ध्यान रखिए, जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो आपका 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। ये होता है आपका देशांतरीय विस्तार भारत का। इंपॉर्टेंट है, हम आपको पढ़ाएंगे इसको भी, जब हम आपको पढ़ाएंगे भारत का परिचय। भारत का परिचय जब पढ़ाएंगे तब मैं आपको इसके पूरे बारे में सब बताऊंगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतरीय विस्तार कितना है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये है देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। और ये दोनों हम पूर्वी देशांतर में कहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में पड़ता है। ये हमारा है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत का समय 5.5 घंटे ही आगे क्यों रहता है। ठीक है, अब आप देखो, भारत जो है लगभग कहाँ पड़ेगा, भारत जो पड़ेगा आपका भारत की एक चीज और ध्यान रखना, भारत की जो एक मानक समय रेखा मानी गई है, मानक समय जो रेखा मानी गई है वो कितनी मानी गई है बताओ। भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी मानी गई है? भारत की मानक समय रेखा मानी गई है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक, 82.5 डिग्री का मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट इसका मानक समय माना गया है। किसका? भारत का। भारत का जो मानक समय लिया जाता है वो 82.5 डिग्री लिया जाता है, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट लिया जाता है। और ये मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, या आप नीचे कमेंट करके बताओगे। भारत की मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, भारत में कहां से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओगे। अब देखो, 82.5 डिग्री, मान लो कि ये हमारा 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री है। अब आप मुझे बताओ, 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है? 4 मिनट में। तो आप मुझे बता दो कि 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 82.5 मतलब 82.5 गुणा 4, 4×5 = 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33। यहाँ आ गया आपका 330 मिनट। और 330 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे, 300 मिनट में होंगे आपके, 300 मिनट में आपके होंगे 5 घंटे। तो 5 घंटे 30 मिनट आपका समय आ गया। कितना आ गया? 5 घंटे 30 मिनट। तो 82.5 डिग्री पर मतलब कितना हुआ? 5 घंटे 30 मिनट आगे हुआ। 5 घंटे 30 मिनट। इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आप मुझे बताओ 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ होगी? जस्ट इसके पीछे होगी। इसके पीछे होगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि उसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर पे जो समय होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जो समय होगा वो मध्यरात्रि के 12 बजे होंगे। ठीक है, अगर ग्रीनविच मीन समय रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो इसके पीछे जस्ट 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी, उस पर कितना बजा होगा? मध्यरात्रि के 12 बजे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात कर लेते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझना, यहाँ पर मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर अगर 12 ना बजे हो, यहाँ पर 12 ना बजे हो, ये मान लो कि ये लंदन में है ये रेखा। ठीक है, मान लीजिए कि लंदन में एक क्रिकेट मैच होने को है और वो दोपहर के 2 बजे चालू हुआ है। ठीक है, दोपहर के 2 बजे लंदन में चालू हुआ है मैच।
ठीक है, क्रिकेट मैच। तो आप मुझे बताओ कि भारत में उस समय कितने बजे होंगे, भारत में उस समय कितने बजे होंगे। तो आप क्या करोगे, सीधे आपको पता है कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आ गया है, 5.5 घंटे आ गया है। 5.5 घंटे आ गया तो 5.5 में 2 जोड़ दोगे तो उस समय भारत में बजे होंगे 7:30। कितने बजे होंगे बेटा, 7:30 बजे होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर लंदन में मान लो, लंदन में सुबह के 10 बजे हो, लंदन में सुबह के 10 बजे हो, तो बताओ कि मुझे भारत में उस समय कितना बजा होगा। भारत में उस समय कितना बजा होगा, तो वो भारत में बजा होगा उस समय 3:30। कितना बजा होगा, 3:30 बजा होगा। ठीक है, ये चीज आपसे प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, सीटेट या कोई भी एग्जाम हो आपका, यहां से आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपका आपने देखा होगा जो भारत है, भारत का जो पूर्वी सिरा है, पूर्वी जो छोर है वो आपका उधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी पर सबसे पश्चिमी जो होता है वहां पड़ता है आपका गुजरात। तो गुजरात और क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर हो जाता, 2 घंटे का अंतर हो जाता। क्यों हो जाता, आप इसमें से इसको माइनस करके देखना। आप इसमें से जब इसको माइनस करके देखोगे तो जितना भी, अच्छा देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, अच्छा ठीक है बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि मानक समय रेखा हमने क्यों मानी। मानक समय रेखा लेने के पीछे हमारा क्या, हमने मानक समय रेखा मानने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो 97-25 में से आप क्या करोगे, 97-25 में से 68-7 घटा दोगे, 68-7 घटा दोगे तो यहाँ पर ये 25 में से ये जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोटा मोटा ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मोटा मोटा ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक इसको दे दो, ठीक है, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में 6 गए 2, ठीक है, 28 डिग्री, 28 डिग्री। और यहाँ मान लीजिए 60 और 25 कितने हो गए, 85, 85 में 70 घटाओगे तो यहाँ बचेगा आपका 15। घटाया कैसे, आप उसको छोड़ो, कितना अंतर आया, 28 डिग्री 15 मिनट का अंतर आया। ठीक है, 28 डिग्री 15 मिनट का अंतर आया। अब यहाँ पे देखो 28, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, 28 डिग्री में कितने होंगे, 28 गुना 4, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 152 मिनट आ गए, 152 मिनट आ गए। अब मुझे बताओ 152 मिनट ये रहे और 15 मिनट का ये रहा अंतर, तो 152 और 15 कितने हो गए, 152 और 15 हो गए 167। और 167 मिनट में 167 जो मिनट होंगे आपके, ठीक है, 167 मिनट में कितने का अंतर आएगा बताओ मुझे, 167 मिनट में कितने का अंतर आएगा, लगभग 2 घंटे कुछ का अंतर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है अरुणाचल प्रदेश का समय और जो हमारे गुजरात का जो समय था, अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात के समय में, ठीक है, कितने का अंतर रहता था, लगभग 2 घंटे का अंतर रहता था। इसी को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक मानक समय रेखा मान ली, जो ना तो मतलब ना तो गुजरेगी आपकी बिल्कुल एकदम से पूर्व की तरफ से और ना ही बिल्कुल गुजरेगी पश्चिम की तरफ से, ये बिल्कुल गुजरती है मध्य की तरफ से, बिल्कुल मध्य से होकर के लगभग गुजरती है, जिससे कि हमारा समय में अंतर ना पड़े। देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना के बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मान लो भारत है, तो यहाँ से ये जो आपका पड़ता है यहाँ गुजरात, यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, तो इसके और इसके समय में लगभग 2 घंटे का अंतर रहता था। 2 घंटे का अंतर जब रहता था तो यहाँ पे समस्या यह आती थी कि कौन सा समय लिया जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बीच से रेखा निकाल दी, जिसको हम कहते हैं 82.5 डिग्री रेखा। 82.5 डिग्री रेखा हमने यहाँ से बीच में से निकाल दी। तो देखो ना तो ये अब इधर का समय लेगी ना तो इधर का समय लेगी, बिल्कुल बीच का समय निकल के आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो 82.5 डिग्री रेखा है इसको हम कहते हैं मानक समय रेखा, यही भारत की मानक समय रेखा मानी गई। इसी के आधार पर समय भारत का निकाला जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो हमें इतने से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा डिटेल में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत का परिचय, भारत का परिचय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सब सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है। इतनी बात आपकी देशांतर में क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हम यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहे थे, हम यहाँ बात कर रहे थे देशांतर की। देशांतर के बारे में आप पढ़ ही चुके हो, सब चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेना, प्रशांत
महासागर में स्थित टोगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर हैं, कितने पर, 20 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बाकी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि किस तरीके से देखो अर्धवृत्त होती हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर एक देखो ग्रीनविच नामक वेधशाला है, देखो मैंने आपको ये बता ही दिया है, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है। यहाँ पे प्रमुख यामोत्तर कहते हैं इसको, प्रधान यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर, बात एक ही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रमुख यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, 180 डिग्री जो रेखा होती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया भी, देखो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर रेखा एक ही पर स्थित होती है, ये मैंने आपको बताया था भी जब मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ पर ये एक ही पर स्थित होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पर देखो इन्होंने अक्षांश और देशांतर की स्थिति का पता लगाया। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लंबी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो आ रही हैं इस तरीके की, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखाएं। और ये रेखाएं जो जा रही हैं आपकी, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो जो समय निकाला जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 रेखाएं काट रही है, ये 2 रेखाएं आपस में काट रही है, ये मान लो ये रेखा और ये रेखा आपस में यहाँ पे इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु का हमें निकालना है। तो इस बिंदु का जब हम पता निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कितने डिग्री अक्षांश पर है और कितने डिग्री देशांतर पर है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जो असम का जो धुबरी है, असम का जो धुबरी, असम में एक धुबरी नामक स्थान है, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और देशांतर की बात करें तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये आपका फिगर दे रखा है, इससे आपको कोई भी फिलहाल मतलब नहीं है। और देखो यहाँ पर एक तरीके से चार्ट दिखाया गया किस तरीके से हम समय निकालते हैं। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, ये अक्षांश रेखा देशांतर रेखा काटती हैं, तो उसी बिंदु से हम समय वहाँ पर उस स्थान की स्थिति का निर्धारण कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो देशांतर और समय, देशांतर और समय का क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय जो है ग्रीनविच समय से आगे रहता है, और जो पश्चिम में है उनका क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360, 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री और 4 मिनट में घूमेगी 1 डिग्री, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर आपके 12 बजेंगे, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में आप जाओगे तो आपका क्या बचेगा, 15 डिग्री पूर्व में जा रहे हो तो 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री में घूमती है 4 मिनट, 15 डिग्री में घूमेगी 15 गुणा 4 मतलब 60 मिनट। तो जो पूर्व में जो 15 डिग्री होगी वो उसका जो समय होगा वो 1 बजेगा वहाँ पे। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का जो मानक समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री लिया गया है। और आपको ये बताना है कि ये जो याम्योत्तर रेखा है ये जो है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके। बाकी मैं ये सब आपको बता ही चुका हूँ। देखो अगर लंदन में 2 बज रहे हो तो क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे शुरू हुआ है, तो भारत के समय के अनुसार कितने बजे शुरू होगा, तो 7:30 बजे शुरू होगा। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। और बाकी तो कुछ इस चैप्टर में रहा नहीं है। आइए हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो सवाल हमारा पहला ये है, प्रमुख यामोत्तर का मान है। प्रमुख यामोत्तर का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। प्रधान यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर बात एक ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बात एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक, अगला देखो यहाँ पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतर कुल कितने हैं बताओ, देशांतर कुल हैं 360, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा देखो दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, दक्षिण ध्रुव व्रत किस में स्थित होगा भाई, दक्षिण से दिख रहा है साफ साफ, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड जो होता है, ग्रिड का मतलब होता है कि अक्षांश रेखाएं इस तरीके से होती हैं और देशांतर रेखाएं इस तरीके से आएंगी, तो ये एक तरीके से ग्रिड बनाएंगी। ठीक है, तो ग्रिड जो होता है वो अक्षांश रेखाओं और देशांतरी यामित्रों का जाल होता है। ठीक है, मकर रेखा कितने पर स्थित है, 23.5 डिग्री आपकी साउथ में स्थित है। ये सब आप एक बार देख लेना, बहुत आसान चैप्टर है और मैंने आपको, आई होप कि आप बोर्ड के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में। और यार अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए
अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम आगे बढ़ता है तो मैं ये पूरा कोशिश करूँगा कि आपका ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करवा दूँ, ठीक है, आपका सारा सिलेबस मैं ख़त्म करवा दूँ।